सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में जैव अणु से संबंधित कुछ चर्चा देखी थी। आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी बिंदु हैं उन बिंदुओं के बारे में संक्षिप्त रूप से देखेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो आपका कंसेप्ट सही रूप से बनेगा। तो सबसे पहले जैव अणु नहीं, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो तत्व हैं, जिन तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व और दूसरे को कहते हैं बृहद पोषक तत्व। नहीं, तत्व जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को या जीवों के शरीर को होती है, वे दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व और दूसरे को बोलते हैं बृहद पोषक तत्व। अब ये सूक्ष्म पोषक तत्व बृहद पोषक तत्व क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझा जाए कि जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक होती है, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, बृहद पोषक तत्व। और जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को अल्प मात्रा में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर से समझा जाए, जिन तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को बृहद रूप से होती है, उसको हम लोग बृहद पोषक तत्व कहते हैं। और जिन तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में, अल्प मात्रा में होती है, उसको हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी बृहद पोषक तत्व के उदाहरण हैं। क्या क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी बृहद पोषक तत्व के उदाहरण हैं। लेकिन लोहा, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण हैं। तो हमारे शरीर में इन तत्वों की जो आवश्यकता होती है दो प्रकार से, एक बृहद रूप से तो बृहद पोषक तत्व और एक सूक्ष्म रूप से तो सूक्ष्म पोषक तत्व। अब ये जो जैव अणु है, ये जैव अणु भी दो प्रकार के होते हैं। ये जैव अणु कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म अणु, एक को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अणु, सूक्ष्म अणु, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बृहद अणु। दूसरे को क्या बोलते हैं, बृहद अणु। तो एक हो गया सूक्ष्म अणु और दूसरा हो गया बृहद अणु। नहीं, एक क्या हो गया, सूक्ष्म अणु और दूसरा क्या हो गया, बृहद अणु। तो सूक्ष्म अणु क्या हुआ और बृहद अणु क्या हुआ। तो सूक्ष्म अणु जो होते हैं, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 30 से अधिक नहीं होती है। सूक्ष्म अणु क्या है, तो सूक्ष्म अणु जो होते हैं, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 30 से अधिक नहीं होती है।
और बृहत अणु जो है इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 30 से अधिक होती है। सूक्ष्म अणु में क्या होती है? कार्बन परमाणुओं की संख्या 30 से अधिक नहीं होती है। और बृहत अणु में जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या 30 से अधिक होती है। तो हम लोग इस पाठ के अंतर्गत जिन चीजों के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे उनकी संक्षिप्त चर्चा आज के इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहला आता है, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नहीं, पहला पढ़ना है हमको कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दूसरा है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। दूसरा क्या आता है बेटा आपका? प्रोटीन। तीसरा विटामिन। विटामिन। और चौथा आपका है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। तो क्या क्या है, ध्यान दिया जाए। पहला आपका आ गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा विटामिन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन और चौथा न्यूक्लिक अम्ल। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण रूप से बायोलॉजिकल टर्म यहां उपयोग में लाए जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि संतुलित आहार जो है, उस संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सभी पर्याप्त रूप में रहनी चाहिए। नहीं, संतुलित आहार के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आप ये सुन चुके हैं, नहीं, प्रोटीन के बारे में भी आप जान चुके हैं। तो कुछ वहां की बात और कुछ नई बातें, दोनों का समायोजन यहां पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट एक उच्च ऊर्जादायक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? उच्च ऊर्जादायक पदार्थ है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट उच्च ऊर्जादायक पदार्थ है। इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या हुआ? गेहूं, चावल, मकई, गन्ना, चुकंदर, नहीं, जितने भी मीठे फल हैं, आलू, ये सब इसके प्राप्ति के स्रोत हैं। गेहूं, चावल, मकई, गन्ना, जौ, मीठे फल, शहद, चुकंदर, आलू, ये सभी किसके प्राप्ति के स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट।
इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को और छोटे स्वरूप में हम बांट नहीं सकते। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हम और सूक्ष्म स्वरूप में बांट नहीं सकते। तो इसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। नहीं, दूसरा आपका आया ओलिगोसेकेराइड। दूसरा क्या हुआ? ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड को दो भागों में बांटा गया, एक डाइसेकेराइड और दूसरा ट्राइसेकेराइड। एक डाइसेकेराइड और दूसरा ट्राइसेकेराइड। नहीं, और तीसरा जो प्रकार है वह है पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो आपने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया। पहला मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, उसमें दो, एक डाइसेकेराइड और दूसरा ट्राइसेकेराइड। तीसरा प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट का हुआ पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें हम लोग बृहत रूप से इसको पढ़ेंगे कि मोनोसेकेराइड क्या है, क्या क्या उदाहरण मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। नहीं, पॉलीसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है, तो इसकी बृहत चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आपने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट उच्च ऊर्जादायक पदार्थ है। इसकी प्राप्ति का स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, चुकंदर, शहद, ये सब ही है। इसको तीन भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। दूसरा आ गया आपको प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। नहीं, यह कहां पाया जाता है? तो जितने भी दलहन चीज हैं सब में पाए जाते हैं। मूंगफली में पाए जाते हैं, मक्खन में पाए जाते हैं, मांस, मछली, अंडा में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट के बाद उच्च ऊर्जादायक पदार्थ ही है और इसकी प्राप्ति का स्रोत सभी दलहनी पदार्थ जितने भी हैं, साथ ही साथ मूंगफली, आपका मक्खन, आपका दूध, दही, अंडा जो भी है सब प्रोटीन का स्रोत है। यह भी दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं रेशेदार प्रोटीन और दूसरे को बोलते हैं गोलिया प्रोटीन। एक को बोलते हैं रेशेदार प्रोटीन और दूसरे को बोलते हैं गोलिया प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन सीधी सी बात है, जो रेशे के रूप में पाया जाता है, जैसे मांसपेशियों में पाए जाने वाला मायोसिन, ये रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। बाल में पाए जाने वाला केराटिन, ये रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। लेकिन गोलिया प्रोटीन जो गोलिया रूप में पाया जाता है, अंड में पाए जाने वाला एल्बुमिन, रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन एवं इंसुलिन, ये सभी गोलिया प्रोटीन का उदाहरण है। तो आपने क्या देखा कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बाद उच्च ऊर्जादायक पदार्थ है। यह सभी दलहनी पदार्थ नहीं, मूंगफली, दूध, दही, अंडा नहीं, मांस, मछली सब में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक रेशेदार प्रोटीन जिसकी संरचना रेशा के रूप में होती है और दूसरा गोलिया प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण मायोसिन और क्रेटिन और गोलिया प्रोटीन का उदाहरण एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। तीसरा आ गया आपका विटामिन। नहीं, तो विटामिन वैसा रासायनिक पदार्थ है जो जीवों के शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को
बढ़ा करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसीलिए इस विटामिन की कमी से हम लोगों को विभिन्न प्रकार का रोग हो जाता है। विटामिन वह ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा करके हमें स्वस्थ रखता है। ये विटामिन भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन। मूल रूप से जो विटामिन है वे हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। तो एक जो है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है, नहीं, वो वसा में जो है वह आपका एग्जाम्पल इसका आता है ए, डी, ई और के। ए, डी, ई के जो है वे वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में जो घुलनशील विटामिन है इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी ये आते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन है ये यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर में इसका संचय नहीं हो पाता है। तो आपने देखा कि विटामिन क्या है? नहीं, तो विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है जीवों के लिए। यह दो प्रकार का होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। बी कम्प्लेक्स के अंतर्गत बी जो होता है उसको बी कम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसको कई वर्गों में बांटा गया है। B1, B2, B12, B6 कई वर्गों में बांटा गया है, तो इसलिए इसको हम सम्मिलित रूप से बी कम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन का शरीर में संचय होता है और जल में घुलनशील विटामिन का शरीर में संचय नहीं होता। अब अंतिम में हम लोग न्यूक्लिक अम्ल, नहीं, न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल जो है एमिनो अम्ल का बहुलक है। किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल एमिनो अम्ल का बहुलक है। ये दो प्रकार के हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? डीएनए। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं आरएनए। डीएनए और आरएनए, नहीं, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड और रिबो न्यूक्लिक एसिड दो है। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड और रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है यह हमारे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। न्यूक्लिक अम्ल में विशेष रूप से डीएनए जो है यह क्या करता है? हमारे जो गुण होते हैं, हमारे जो पैतृक गुण होते हैं, उन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। नहीं, तो इसके बारे में भी हम लोग बृहत रूप से पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में मूल रूप से हम लोग को क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आपको बता ही दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड, दूसरा को ओलिगोसेकेराइड, तीसरा को पॉलीसेकेराइड। दूसरा आ गया प्रोटीन, यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला रेशेदार प्रोटीन, दूसरा गोलिया प्रोटीन।
तीसरा आ गया विटामिन, यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। और चौथा आ गया न्यूक्लिक अम्ल, यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला डीएनए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो इन सारी चीजों को बारी बारी से अलग अलग हम लोग अध्ययन प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। ओके बाय।